अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा भी स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर लाइबा है और अब जो है आपको रीजनिंग क्वेश्चन आंसर्स फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। जो बच्चों की क्वेरीज थी, जो आपके कमेंट्स आ रहे थे, अब आप इसको देखिएगा, इसको समझिएगा ताकि आप जो है वो सही से अपने रीजनिंग क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। इसका एक बड़ा पोर्शन आपका पेपर्स में आता है। देखिए पहला आपसे क्या कहा गया है, वाई बर्ड्स हैव एयर सैक्स इन देयर रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए बर्ड्स का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसके अंदर कुछ थैलियाँ होती हैं। जैसे अब आपके लंग्स हैं ना, उनके अंदर थैलियाँ नहीं हैं, लेकिन जो बर्ड्स का रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अंदर कुछ थैलियाँ होती हैं। ये जो एयर सैक्स होते हैं बर्ड के, किस लिए होते हैं? इसलिए होते हैं कि अपने अंदर क्या करते हैं, हवा को स्टोर करते हैं। जब जो बर्ड्स है, जब वो उड़ते हैं, फ्लाई करते हैं, तो कहीं पर ऑक्सीजन की जो है वो कम हो जाती है, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाती है। तो उस एनवायरनमेंट में हमारे पास इन एयर सैक्स की वजह से इनमें जो स्टोर एनर्जी होती है उसकी वजह से आपके पास जो है वो ऑक्सीजन रिच एयर जो है वो आपके लंग्स में मौजूद होती है, जिसकी वजह से आपकी नहीं बर्ड्स के, जिसकी वजह से उन्हें सांस लेने में आसानी होती है। तो इस वजह से एयर सैक्स मौजूद होते हैं। दूसरा देखें, वाई डू RBCs बिगिन टू बर्स्ट व्हेन प्लेस इन डिस्टिल्ड वाटर। देखिए RBCs को जब आप डिस्टिल्ड वाटर में रखें, डिस्टिल्ड वाटर आपके पास साफ़ पानी होता है, ठीक है, तो जब हम उसके अंदर रखते हैंगे तो RBCs बर्स्ट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? RBCs का वाटर पोटेंशियल होता है लो, यानी कि RBCs के अंदर पानी क्या होता है, कम होता है, वाटर कम होता है RBCs में, आपके रेड ब्लड सेल्स में वाटर कम होता है, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास क्या होता है, जो डिस्टिल्ड वाटर है वो आपके पास साफ़ पानी है, ठीक है, उसका वो तो ज़ाहिर पानी है, तो पानी तो ज़्यादा ही है। अगर आप उसके अंदर अपने RBCs को रखेंगे तो आपके पास एंडोऑस्मोसिस का प्रोसेस होगा। ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर आपके पास जो देखिए आपके पास ऐसा प्रोसेस होता है एंडोऑस्मोसिस, जिसके अंदर RBCs के अंदर वाटर आना शुरू हो जाते हैं। RCB लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, RBCs होता है। इसके अंदर जैसे रेड ब्लड सेल है, इसके अंदर वाटर आना शुरू हो जाएगा हर जगह से। जब वाटर जो है वो आना शुरू हो जाएगा तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, यानी कि इसका साइज़ इंक्रीज़ कर जाएगा, ये टर्जिड हो जाएगा, ये फूल जाएगा। और आपको पता है आपके जो सेल्स हैं, हमारे पास सेल वॉल मौजूद नहीं होती, तो हमारे रेड ब्लड सेल्स के पास भी सेल वॉल नहीं है, तो सेल वॉल की एब्सेंस की वजह से बर्स्ट हो जाएगा। अगर यही मैं आपको प्लांट सेल दूँ और मैं आपसे बोलूँ इसको आप रख दें, तो प्लांट सेल के अंदर वाटर आता जाएगा और एक समझ लो बस इस हद तक आएगा, इससे ज़्यादा इसकी सेल वॉल स्ट्रेच नहीं हो सकती। प्लांट सेल के पास मौजूद है ना, तो ये टर्जिड हो जाएगा लेकिन बर्स्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसकी सेल वॉल बस इतनी स्ट्रेच हो सकती है और इसने इतना पानी अपने अंदर स्टोर कर लिया एंडोऑस्मोसिस के ज़रिए, ठीक है। दूसरा देखें, वाई इज़ क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम मोर एफिशिएंट दैन ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। ये ओपन टाइप की बात हो रही है। देखिए क्लोज टाइप इसलिए आपके पास ज़्यादा एफिशिएंट होता है क्योंकि इसके अंदर ब्लड जो है ना वो कैविटी के अंदर सर्कुलेट करता है, कैविटी के बाहर सर्कुलेट नहीं करता। वाई डू वी से दैट एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स हैव इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। क्यों एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के पास इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होती है? देखिए डबल सर्कुलेशन इनकम्प्लीट का मकसद ये है कि इनके जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, ये मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, जब भी इनकी इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होती है। ऐसा क्यों होता है ये? अच्छा, कहाँ पर ये दोनों ब्लड जो है वो मिक्स हो जाते हैं? ये दोनों ब्लड मिक्स होते हैं वेंट्रिकल में, ठीक है। क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ पे इनकम्प्लीट सेप्टम होता है, यानी कि दोनों एट्रीज़ हैं, ये आपको पता है इनके 3 चैम्बर्स होते हैं हार्ट के, ठीक है, दोनों एट्रियम में राइट और लेफ़्ट। एक से ऑक्सीजन, ये वेंट्रिकल है। अब हो ये रहेगा कि यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ठीक है, और यहाँ से आ रहेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ पे मौजूद है इनकम्प्लीट सेप्टम, यानी कि सही से जो वॉल है ना, ये हार्ट की जो वॉल है ना, ये ऐसी है, सही से डेवलप नहीं हुई हुई, इस तरह की है। तो ये जो ब्लड आएगा ना एट्रियम से, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, ये दोनों के दोनों वेंट्रिकल में आकर मिक्स हो जाएंगे। इसी वजह से हम कहते हैं कि इनके पास इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है।
नेक्स्ट देखें, वाई वाइट ब्लड कॉर्पसल्स आर सोल्जर्स ऑफ बॉडीज़। हम क्यों WBCs को सोल्जर्स कहते हैं बॉडी का? क्योंकि ये जो है ये हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं, उन्हें ख़त्म करते हैं, ठीक है। इसी वजह से हम इसको सोल्जर्स कहते हैं बॉडी के। वाई हाइड्रा हैज़ बोथ टाइप ऑफ डाइजेशन। हाइड्रा के पास दो तरह की डाइजेशन होती हैं, क्योंकि इसके सेल जो है वो भी डाइजेस्ट करते हैं, और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में भी जो है वो डाइजेशन होती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बिकॉज द फूड इज़ पार्शियली डाइजेस्टेड इन गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है उसके अंदर भी फूड जो है वो हाफ पार्शियली वहाँ पर डाइजेस्ट हो जाएगा। एंड सेल एब्जॉर्ब्स दिस पार्शियली डाइजेस्ट फूड, सो इट इज़ कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन द सेल। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी से पार्शियली डाइजेस्ट हुआ हुआ फूड आपके पास सेल में जाता है एंड देन उसकी कंप्लीट डाइजेशन होती है। वाई एपिग्लॉटिस इज़ प्रेजेंट ऑन लैरिंक्स। एपिग्लॉटिस क्यों लैरिंक्स पर मौजूद होता है? ताकि जो वाटर और फूड पार्टिकल्स हैं वो आपके लैरिंक्स में ना जा सके। जब आप खाना खा रहे हो तो वो आपके लैरिंक्स में से होते हुए रेस्पिरेटरी सिस्टम में ना जाए, ठीक है। वाई डू द वॉल्स ऑफ ट्रैकिया नो कोलैप्स व्हेन देयर इज़ लेस एयर इन इट। देखिए, जब ट्रैकिया में एयर कम होती है तो ऐसा क्यों नहीं होता कि आपस में कोलैप्स कर जाए इसकी वॉल्स? क्योंकि यहाँ पे आपके पास कार्टिलेज के रिंग्स मौजूद होती हैं, ठीक है। तो कार्टिलेज के रिंग्स जो होती हैं वो उसको आपस में कोलैप्स होने से रोकती है। अगला देखें, हाउ डज कार्बन मोनोऑक्साइड एक्ट्स एज अ पॉइजन ऑफ ह्यूमन बीइंग। कार्बन मोनोऑक्साइड इंसान के लिए जहर क्यों है? क्योंकि देखें ये आपके साथ क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको आप CO जिसका फार्मूला है, ये आपके हीमोग्लोबिन के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बना लेता है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन का क्या काम है? ये किसके ट्रांसपोर्टर्स हैं? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर्स हैं, ठीक है। ऑक्सीजन को लेके जाते हैं आपकी बॉडी में सेल तक। अब जब आप इसके साथ बाइंड करवा दोगे कार्बन मोनोऑक्साइड को, तो ये तो फिर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकेंगे, तो आपके पास ये जो हीमोग्लोबिन की कैपेसिटी होती है ना ऑक्सीजन को लेके जाने की, ट्रांसपोर्ट करने की, कम हो जाती है। तो इसी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे लिए नुकसानदेह होती है। वाई इज़ द हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर ऑफ RBCs एज कम्पेयर द वाटर ऑफ प्लाज्मा। क्यों कार्बन डाइऑक्साइड की जो है वो हायर परसेंटेज जो है वो RBCs के वाटर के ज़रिए ट्रांसपोर्ट की जाती है, कि प्लाज्मा के ज़रिए नहीं होती? क्योंकि जो RBCs है ना, इनके पास एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ये एक रिएक्शन आपके पास प्रोसीड करता है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के दरमियान। इसी वजह से जो हायर कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज होती है वो RBCs में जो वाटर है ना उसकी हेल्प से लेके जाई जाती है, ठीक है। वाई एयर इज़ बेटर रेस्पिरेटरी मीडियम दैन वाटर। एयर क्यों आपके पास बेटर रेस्पिरेटरी मीडियम है, वाटर से ज़्यादा क्यों मतलब बेटर है ये? यानी कि हम एयर में सांस लेते हैं और फिशेस वगैरह जो है वो वाटर में लेते हैं, तो हमारे पास एयर क्यों जो है वो बेटर मीडियम है रेस्पिरेशन के लिए? क्योंकि लेस डेंस होता है और इसके अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन होती है। आपकी हवा में ज़्यादा ऑक्सीजन है वाटर के निस्बत। वाटर में गंदगी भी आ जाती है, वाटर में ऑक्सीजन की मिकदार कम भी होती है। वाई ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम डज नॉट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं करता? हमने पढ़ा था कि हमारे पास दो तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, एक ओपन एक क्लोज। अब क्वेश्चन ये है कि ओपन टाइप क्यों नहीं करता? तो ओपन टाइप इसलिए नहीं करता है बिकॉज दिस सर्कुलेटरी सिस्टम डज नॉट कंटेन हीमोग्लोबिन इन ब्लड। आपने देखा होगा कि जिनका ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है लाइक कॉकरोचेस, इनके ब्लड का कलर वाइट होता है, इनके पास हीमोग्लोबिन ही नहीं है। हीमोग्लोबिन आपको पता है कैरियर या ट्रांसपोर्टर ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है। ये ऑक्सीजन को लेकर जाता है। जब हीमोग्लोबिन ही नहीं है तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कैसे होगी, ठीक है। वाई सॉल्ट इंक्रीजेज ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर जो है वो नमक से इंक्रीज़ कैसे हो जाता है? आपने अक्सर सुना होगा कि जिनका हाई ब्लड प्रेशर होता है उनसे कहते हैं नमक नहीं खाएं, अंडा नहीं खाएं, इस तरह की चीज़ों से उन्हें रोका जाता है। क्यों? और क्यों ये जो सॉल्ट है वो इंक्रीज़ करता है ब्लड प्रेशर को? सॉल्ट का फार्मूला क्या होता है? पहले तो ये याद रखें, जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं टेबल सॉल्ट, इसका फार्मूला होता है NaCl। अगर आप बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं नमक खाएंगे तो आपके ब्लड के अंदर बेटा सोडियम इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी किडनी जो है वो ज़्यादा पानी जो है उसको रिमूव नहीं कर सकेगी। जो आपका एक्सेस वाटर है ना उसको रिमूव नहीं कर सकेगी। क्यों? देखो
अभी आपकी बॉडी का ये आप हैं, फॉर एग्जांपल ये आप हैं, ठीक है, और आपकी बॉडी का एनवायरनमेंट अभी कैसा है? आपकी बॉडी का एनवायरनमेंट अभी हाइपोटोनिक है, ठीक है। आपने बहुत ज़्यादा सॉल्ट जो है वो इनटेक कर लिया, सही है। जब बहुत ज़्यादा सॉल्ट आपने खा लिया तो अब आपकी बॉडी का टेम्परेचर हाइपोटोनिक नहीं रहा बल्कि हाइपरटोनिक हो गया। अब इस केस में क्या होगा? जो किडनी से वाटर को रिमूव होना था, एक्सेस वाटर को रिमूव होना था, वो नहीं रिमूव होगा। जब वो क्यों नहीं रिमूव होगा? क्योंकि हाइपरटोनिक है ना बॉडी का एनवायरनमेंट, तो वो जो वाटर है वो दोबारा से आपकी बॉडी की तरफ अट्रैक्ट होगा, वो नहीं जाएगा। आपको पता है हाइपरटोनिक जो है वो वाटर को अपने पास खींचता है, ठीक है। तो ज़्यादा जब कंसनट्रेटेड होगे तो वो वाटर को खींचेगा ताकि वो अपने आप को स्टेबल करे, ठीक है। तो क्या होगा? आपके पास ये जो है किडनी जो है वो इनेबल हो जाएंगी टू रिमूव एक्सेस वाटर। एज अ रिजल्ट एक्सेस फ्लूइड इज रिटेन इन ब्लड वेसल्स, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपके ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा। ज़ाहिर है जब ज़्यादा पानी आपके ब्लड में रहेगा, ठीक है, पानी नहीं बाहर निकल रहा है तो ब्लड ज़्यादा हो जाएगा। जब ब्लड ज़्यादा हो जाएगा तो बेटा ये भी हमारा क्या करेगा? ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ कर देगा, ठीक है। हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक अगर आपको क्लियर है ना, अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा था, तो ये जो इस किस्म के क्वेश्चन आते हैं ना जो रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं, लेकिन इनके पीछे लॉजिक क्या है, रीज़न क्या है, वो आपको तभी अच्छे से समझ आएगा जब आपको छोटी छोटी चीज़ें लिंक करना आएंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, वाई फिश हार्ट रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऊपर हमने ऐसा एक 3 चैम्बर्ड हार्ट के बारे में पढ़ा था कि उसके अंदर हमारे पास ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मिक्स हो जाता है। मैंने आपको बताया था वहाँ पे सेप्टम मौजूद नहीं था, इस वजह से ऐसा होता है। यहाँ पे कह रहे हैं कि फ़िश का जो हार्ट है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्यों रिसीव नहीं करता। देखिए फ़िश का जो हार्ट है, द फिशेज़ हैव 2 चैम्बर्ड हार्ट। फ़िश के जो हार्ट है उसके सिर्फ 2 चैम्बर होते हैं, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल। तो इसी वजह से जो फ़िश है वो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही जो है वो रिसीव करती है, सही है। एक ही तरह का ब्लड आएगा, वही ऑरिकल में चला जाएगा, सही है। वाई हार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलेशन। आप कोई एक्सटर्नल स्टिमुलेशन नहीं दे रहे, फिर भी आपका हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहेगा, पंप कर रहा है। क्यों? क्योंकि बेटा आपके हार्ट के पास एक पेसमेकर होता है, ये हमने पढ़ा था। और ये क्या करता है? ये हमारे पास स्टिमुलाई प्रोड्यूस करता है, करंट प्रोड्यूस करता है, जो आपके पास कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। अच्छा जी, वाई वी से हाइपरटेंशन इज़ अ साइलेंट किलर। ये मैंने आपको जो टारगेट पेपर है उसमें भी रीज़न गिवन है कि हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है। मैंने वहाँ पे भी बताया था, इसलिए कहा जाता है कि हाइपरटेंशन जो है वो आपके हार्ट मसल्स, लिवर, किडनी टिश्यूज़, इन सब को जो है वो डैमेज करना शुरू कर देती है और कोई भी सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं करती है। बेटा मैं इसको रीड आउट नहीं कर रही, वरना रीड आउट में फ़ायदा नहीं है। मैं आपको समझाना चाह रही हूँ तो आप लोग मेरी बात को समझें, रीड इसको खुद से करिएगा। हाउ कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासीफाइड। कार्बोहाइड्रेट्स को कैसे क्लासीफाई किया जाता है? उसको ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ़ कार्बन और सॉल्युबिलिटी की बुनियाद पर, इन 2 बेसिस पर इसको क्लासीफाई किया जाता है, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नंबर ऑफ़ कार्बन के हिसाब से कार्बोहाइड्रेट कैसे क्लासीफाई हो रहे हैं और सॉल्युबिलिटी के हिसाब से कैसे हो रहे हैं, ठीक है। वाई कार्बोहाइड्रेट्स आर कंसीडर एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स को एनर्जी की सोर्स क्यों कंसीडर किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट की एक एग्जांपल होती है ग्लूकोज, ठीक है, याद रखना C6H12O6। ये जो कार्बोहाइड्रेट की मैंने आपको एक टाइप बताई ग्लूकोज, आपके पास क्या करती है? आपके पास एक साइकिल परफॉर्म करती है जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, सही है। इस साइकिल में आपके पास ATP प्रोड्यूस होते हैं। तो ये तो हमें पता चल गया कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हमारे पास क्या कर रहे हैं? एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज इन रेस्पिरेशन। कार्बोहाइड्रेट्स को आप रेस्पिरेशन में भी यूटिलाइज़ करते हैं, क्यों? ताकि आप ATP को प्रोड्यूस कर सको। इसमें सबसे अच्छी एग्जांपल यही वाली जो मैंने आपको ग्लूकोज की दी है। वाई कोलेस्ट्रॉल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टीरॉयड। कोलेस्ट्रॉल क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टीरॉयड है? ये भी आपका रीजनिंग क्वेश्चन में गिवन है वहाँ पर। इसलिए है क्योंकि बेटा ये आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्रोड्यूस करता है, सेक्स हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, कैरियर मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस करता है। इन सब चीज़ों को बनाने के लिए आपके पास कोलेस्ट्रॉल यूज़ होता है। स्टीरॉइड्स वगैरह बनाने होते हैं ना। एंजाइम को बायो कैटलिस्ट क्यों कहा जाता है? कैटलिस्ट क्या होते हैं? जो किसी भी चीज़ के रेट ऑफ रिएक्शन को या तो स्पीड अप कर दे, एक्सेलरेट कर दे या डिसेलरेट कर दे। तो एंजाइम्स क्या करते हैं? एंजाइम आपकी बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन चल रहे होते हैं ना, उनकी स्पीड को एक्सेलरेट कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, ठीक है।
हाउ इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑलवेज केप्ट विद इन अ रेंज? जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है वो हमेशा रेंज में क्यों रहती है? बिकॉज वन प्रोडक्ट इज फॉर्म इन अ रिएक्शन बॉडी, देन इट कंबाइन competitively with enzyme and result in inhibition. That is why product concentration is kept within certain range. अच्छा भाई देखो, अभी जो भी लिखा हुआ है इसको ऐसे समझो, आपके पास एंजाइम है, आपके पास प्रोडक्ट है, सही है। सबसे पहले आपके पास रिएक्टेंट होगा, वो कन्वर्ट होना शुरू होगा प्रोडक्ट में, लेकिन हमें एक हद तक प्रोडक्ट चाहिए ना, सही है। ऐसा तो नहीं है ना कि हम बहुत ज़्यादा बस प्रोडक्ट बनाते जाएं, यूज़ करते जाएं। तो होता ये है कि जब हमारे पास प्रोडक्ट जितनी हमें चाहिए होती है उतनी हम तक आ जाती है, तब हमारे पास आते हैं कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, ठीक है। ये जो इतने बड़ी इंग्लिश में बात लिखी हुई है ना, उसको समझने की कोशिश करो। वहाँ पे क्या आते हैं? कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। ये क्या होते हैं? बहरूपी होते हैं। ये जाकर उसकी जो एक्टिव साइड है वहाँ पर जाकर बाइंड कर जाते हैं। जब वो बाइंड कर जाते हैं तो आपके पास सबस्ट्रेट आके बाइंड ही नहीं कर पाता। जब बाइंड नहीं करेगा तो प्रोडक्ट आपके पास प्रोड्यूस ही नहीं होगा। ये हमारे पास इनहिबिशन कहलाती है, सही है। हाउ एंजाइम एक्ट अपॉन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन? एंजाइम जो वो एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी पे किस तरह से एक्ट करता है? ये क्या करते हैं? एंजाइम के एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देते हैं ताकि सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम से बाइंड ना हो सके, ठीक है। नहीं, इसका ये आंसर नहीं है। ये आपके पास जो आंसर है ना, बिकॉज टू ब्लॉक एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम सो दैट सबस्ट्रेट कैन नॉट बाइंड विद एंजाइम, ये इसी का आंसर है। एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी पे ऐसे नहीं करते, इसको लो डाउन कर देते हैं, सही है। अच्छा, हाउ फॉस्फोलिपिड्स डिफरेंट फ्रॉम एसाइल ग्लिसरॉल? फॉस्फोलिपिड्स कैसे एसाइल ग्लिसरॉल से डिफरेंट है? फॉस्फोलिपिड के पास आपको पता है 2 फैटी एसिड और 1 फॉस्फोरिक एसिड होता है, ठीक है, जो ग्लिसरॉल के साथ अटैच हुआ हुआ होता है। जबकि एसाइल ग्लिसरॉल के पास 2 नहीं बल्कि 3 फैटी एसिड होते हैं जो सिर्फ ग्लिसरॉल के साथ अटैच होता है, इनके पास फॉस्फोरिक ग्रुप नहीं होता है, सही है। ग्लाइकोलिपिड्स को सेरिब्रोसाइट्स क्यों कहा जाता है? मैंने वहाँ पे भी आपको बताया था जब मैं आपको टारगेट पेपर एक्सप्लेन कर रही थी, क्योंकि ये आपके ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। ये आपके ब्रेन का सेरिब्रम वाला जो पार्ट है उसको बनाता है, इसी वजह से हम इसको सेरिब्रोसाइट कहते हैं। अच्छा भाई, सॉल्ट में सॉल्ट को हम क्यों ज़्यादा डालते हैं अचार वगैरह में, पिकल्स में? इसलिए डालते हैं क्योंकि आपको पता है ये अचार है, ठीक है, ये एक बर्नी है। एक सेकेंड रुकिएगा। अच्छा, अब देखें ये आपके पास एक जार है। अब होता क्या है, आपने इसके अंदर जो कैरी है, ठीक है, वो आपने डाल दी। मेरी ड्राइंग का अप्रोजाइज़ करिएगा। अब आपको पता है इसके अंदर वाटर मौजूद है। अब क्या होगा कि अगर आप इसके अंदर सॉल्ट को ऐड नहीं करोगे ना, तो ये वाटर बाद में इसके साथ कर रिएक्ट वगैरह करके पूरा डीके का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी। हमें इस प्रोसेस को रोकना है। हम इसके अंदर इंक्रीज़ कर देंगे सॉल्ट। क्यों? क्योंकि अभी ये इन्वायरमेंट जो है ना, ये हाइपोटोनिक है। जैसे ही हम इसके अंदर सॉल्ट को ऐड करेंगे, सॉल्ट क्या करेगा, इसमें से सारा वाटर बाहर निकाल लेगा, सही है। जब वाटर बाहर निकाल लेगा तो वाटर पोटेंशियल डिक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो सकेगी, ठीक है। हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आपके पास हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है तो उसके लिए आपको लार्ज अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होगी उसके टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अब आपकी बॉडी के अंदर आपको पता है वाटर मौजूद है, इन्वायरमेंट चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर एकदम चेंज नहीं होता। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई स्पेसिफिक हीट वाटर को चाहिए होती है कि अपना टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए। ये भी एक सर्वाइवल का मेथड है। हाउ वाटर फैसिलिटेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स इन अ लिविंग सिस्टम? वाटर जो है वो किस तरह से फैसिलिटेट करता है दूसरे मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्टेशन को? आपको पता है पानी आपके पास बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, बहुत सारे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पोलर मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है। जब ये अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेगा तो वो सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा। हाउ अमाइनो एसिड्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? अमाइनो एसिड, आपको पता है अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है? कार्बन, एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ NH2, एक तरफ R ग्रुप, एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। ये जो R ग्रुप है ना, ये आपके पास कहलाता है रेडिकल। क्या कहलाता है? अल्काइल रेडिकल। ये चेंज होता रहता है। ये कभी CH3 होता है, कभी C2H6 होता है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, कोई भी आके लग जाता है। जो लगता है उस हिसाब से इनके नाम होते हैं एनालाइन, ये सारे, ठीक है।
वाई ATP इज़ कंसिडर एज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ATP को एनर्जी एडिनोस ट्राइफॉस्फेट जो उसका एनर्जी करेंसी क्यों कंसिडर किया जाता है सेल का, क्योंकि आपको बताएगा इसके पास क्या होता है, ये आपके पास अगर ATP है, ये आपके पास फॉर एग्जांपल एडिनाइन है, इसके साथ आपको पता है 3 फॉस्फेट के ग्रुप अटैच हुए हैं, ठीक है, जब तो एडिनोस ट्राइफॉस्फेट यानी 3 ग्रुप वाला। अब ये जो फॉस्फेट के बॉन्ड्स है ना, ये बहुत स्ट्रांगली एक दूसरे से अटैच हुए हैं। जब आप इनको तोड़ोगे, जब आप इनको अलग करोगे तो आपके पास क्या होगा कि एनर्जी प्रोड्यूस होगी जो आपकी हेल्प कर देगी। वाई क्लोनिंग इज़ कॉल्ड अनइथिकल। क्लोनिंग जो है उसको अनइथिकल क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, बिकॉज सिमिलर ह्यूमन विल क्रिएट एथिकल प्रॉब्लम्स, देयर विल बी नो रिलेशनशिप बिटवीन क्लोन ह्यूमन एंड न्यूक्लियस डोनर। ये इस्लाम में भी एक तरह से मना है, वैसे आप लोग का टॉपिक है नहीं तो मैं इसकी इतनी डिटेल में नहीं जा रही, लेकिन ये हमारे पास अनइथिकल होता है क्योंकि हम इसके अंदर किसी और पर्सन का लेकर खुद कोई चीज़ बना रहे हैं, ठीक है। हाउ एंटीबॉडीज़ एंड वैक्सीन कॉन्ट्रीब्यूट टू हेल्थ। एंटीबॉडीज़ और वैक्सीन किस तरह से आपकी हेल्थ के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करती है। आपको पता है एंटीबॉडीज़ क्या है, एंटीबॉडीज़ आपके पास समझ लें सोल्जर्स हैं, ठीक है, ये ऐसे केमिकल्स हैं, सही, ये क्या करते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म कर देते हैं, किल कर देते हैं। और वैक्सीन क्या करती है, वैक्सीन आपकी बॉडी के अंदर पहले से इम्यूनिटी प्रोड्यूस करवा देती है। जो भी वबा चल रही है, जैसे कोविड चला था तो सबकी बॉडी में वैक्सीन इंजेक्ट करना शुरू कर दिया था, क्यों, इसलिए करना शुरू कर दिया था ताकि अगर उसको कभी इनकेस आगे जाके कोविड हो तो वो जो है उसके अंदर पहले से उससे लड़ने की सलाहियत मौजूद होगी, वैक्सीन जो है वो प्रोड्यूस हो चुकी है, ठीक है, उसके अंदर वैक्सीन से जो है इम्यूनिटी प्रोड्यूस हो चुकी है। अच्छा भाई, वाई क्लोन ऑर्गेनिज्म रिजेंबल विद डिप्लॉयड न्यूक्लियस डोनर। देखो जो क्लोन ऑर्गेनिज्म होता है ना, उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम 2 चीज़ें लेते हैं, एक जो ह्यूमन है उसका लेंगे और एक न्यूक्लियर डोनर, जो भी ऑर्गेनिज्म है ना जो अपना न्यूक्लियस देता है वो, यानी कि एक पर्सन का तो हम सेल लेंगे और दूसरे पर्सन का हम न्यूक्लियस लेंगे, यानी एक पर्सन से सिर्फ सेल ले रहे हैं और उसका न्यूक्लियस हटा देंगे, और दूसरे पर्सन का न्यूक्लियस लेंगे और उस न्यूक्लियस को हम उस सेल के अंदर रखकर फिर उसको ग्रो करवाएंगे। तो जो हमें न्यूक्लियस देता है ऑर्गेनिज्म, जो डोनर होता है, तो उसके जैसा क्यों होता है हमारे पास, जो भी हमारे पास ऑर्गेनिज्म आता है बनकर क्लोन ऑर्गेनिज्म, वो उसके जैसे क्यों होता है, क्योंकि डीएनए दोनों का सेम होता है। ये इसको इतनी डिटेल में आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों क्वेश्चन आपके इंक्लूड नहीं है, ये इसमें आ गए लेकिन ये आपके लेवल के नहीं है। वाई रिसेंट ब्रांच इज़ मोस्ट वैल्यूबल फॉर मैनकाइंड। विच रिसेंट ब्रांच, कौन सी जो है ब्रांच इस टाइम मैनकाइंड के लिए ज़्यादा वैल्यूबल है। बायोटेक्नोलॉजी आपके पास ज़्यादा जो है वो वैल्यूबल है, इसलिए है क्योंकि इससे आप बहुत सारी टेक्निक्स ऐसी डेवलप कर रहे हैं जिससे आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को डायग्नोस कर सकें, उसकी ट्रीट कर सकें, उसकी प्रोडक्शन कर सकें। इंसुलिन बैक्टीरिया से प्रोड्यूस करवाई जाती है, rDNA रिकम्बिनेंट DNA बनाया जाता है, ये किस तरह से होता है, बायोटेक्नोलॉजी की वजह से होता है। वाई हाइड्रोपोनिक इज़ यूज़फुल फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, ये भी आपका नहीं है, अच्छा ये सारे आपके इंक्लूड नहीं है, मैं इसको यहाँ से आज। क्वेश्चन 38, वाई फ़िश हैव काउंटर करंट एक्सचेंज। फ़िश के पास क्यों काउंटर करंट एक्सचेंज होता है, बिकॉज दिस एक्सचेंज इंश्योर्स एब्जॉर्प्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर इनटू ब्लड कैपिलरीज ऑफ किड्स। फ़िश के पास आपके पास काउंटर करंट एक्सचेंज होता है और ये इस वजह से होता है क्योंकि आपको पता है उसको वाटर में से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करनी होती है, तो ये जो इसके पास सिस्टम होता है ये आराम से लार्ज अमाउंट में वाटर को एब्जॉर्ब करवा देता है, ठीक है। वाई डू बर्ड्स हैव मोर एफिशिएंट टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम अमंग एनिमल्स, बिकॉज देयर इज़ नो रेसिडुअल वॉल्यूम इन लंग्स, दैट इज़ वाई विद एवरी इनहेल ऑक्सीजन इट्स एयर इंटर्स इन लंग्स। देखो आपको पता है हमारी लंग्स जो है ना उनके अंदर अगर आपको ऑक्सीजन नहीं मिली ना तो उसके अंदर पहले से ना थोड़ी सी रेसिडुअल ऑक्सीजन मौजूद होती है, यानी कि आपके लंग्स पूरे कोलैप्स नहीं करते, पूरे बंद नहीं होते हैं, ठीक है। जबकि बर्ड्स में ऐसा नहीं है, उनके पास कोई भी रेसिडुअल ऑक्सीजन नहीं होती है, ठीक है, जिसकी वजह से ये होता है कि वो जब भी सांस लेते हैं तो वो बहुत सारी ऑक्सीजन रिच जो एयर है उसको अपने अंदर लेकर जाते हैं। हीमोग्लोबिन क्यों ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, क्योंकि आपको बताएगा उसके पास क्या होता है, हीमोग्लोबिन के पास आयरन मौजूद होता है और एक आयरन 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को लेके जाता है। वाई डू कैपिलरीज हैव सिंगल लेयर ऑफ एंडोथीलियम। कैपिलरीज के पास जो है वो सिंगल लेयर क्यों होती है एंडोथीलियम की, इसलिए होती है क्योंकि टिश्यूज़ के साथ कांटेक्ट में होते हैं। जितनी सिंगल लेयर होगी उतने आराम से जो है वो ब्लड और टिश्यूज़ के दरमियान क्या कर सकेंगे, एक्सचेंज करवा सकेंगे।
फिर ये वही क्लोनिंग का आ गया, इस क्वेश्चन को इग्नोर करें। हाउ वैक्सीनेशन बूस्ट द इम्यूनिटी, वैक्सीनेशन इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करता है। आपको बताएगा कि वैक्सीनेशन को जब भी हम बॉडी में डालते हैं, मैंने आपको बताया था पहले से आपकी बॉडी में उस बीमारी के ख़िलाफ़ जो है वो एंटीबॉडीज़ वगैरह या मेमोरी सेल्स जो है वो प्रोड्यूस करवा देते हैं, कि ताकि जब भी वो बीमारी या जो भी वो वबा आपके अंदर आए तो आप उससे फ़ाइट कर सकें। वाई बटर इज़ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर वाइल मस्टर्ड इज़ नॉट। देखो यहाँ आपसे कहा जा रहेगा बटर जो है वो आपके पास रूम टेम्परेचर पे सॉलिड हो जाता है, ऑयल फॉर्म में होता है ना वो भी, लेकिन मस्टर्ड ऑयल नहीं होता। क्यों? क्योंकि बेटा ये जो बटर है ना आपके पास, ये आपके पास कैसा होता है, ये सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, जबकि मस्टर्ड आपके पास अनसैचुरेटेड होता है, यानी इसके पास डबल बॉन्ड्स मौजूद होते हैं। वाई मोनोसेक्राइड्स आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर बट डाइसेक्राइड्स आर नॉट। देखो रिड्यूसिंग शुगर वो होते हैं जो ऑक्सीजन वगैरह को रिड्यूस कर देते, तो जो मोनोऑक्साइड है ना ये किस लिए यूज़ होता है, ये रिड्यूस होता है ऑक्सीजन को कम करने के लिए। या फिर अगर आप इसको दूसरे हिसाब से बोलें तो आप ये कह सकते हैं, वी कैन से दैट ऑल मोनोसेक्राइड कंटेन द एबिलिटी टू अंडरगो ऑक्सीडेशन फ्रॉम अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बट डाइसेक्राइड डू नॉट हैव दैट एबिलिटी। देखो ऑक्सीजन को रिड्यूस यानी कि ऑक्सीडेशन करने का प्रोसेस, ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन में आपके पास लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज करने की एबिलिटी जो है वो सबसे ज़्यादा मोनोसेक्राइड्स के पास होती है। वाटर को क्यों एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल कहा जाता है, क्योंकि आपको पता है वो एसिड और बेस दोनों के तौर पर रिएक्ट करता है। उसके किस तरह का होता है, ये वाटर का स्ट्रक्चर होता है। अगर वो OH लीव कर जाए तो बेसिक, यानी अगर उसने बॉन्ड तोड़ा और OH चला गया तो ये बेसिक है। अगर उसने बॉन्ड तोड़ा और हाइड्रोजन चला गया तो एसिडिक है। अगला देखें, पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये पोलर मॉलिक्यूल है और अपने अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को डिज़ोल्व कर लेता है। विच मॉलिक्यूल इज़ मोस्ट सुटेबल टू स्टोर एनर्जी, कौन सा मॉलिक्यूल आपके पास ज़्यादा एनर्जी को स्टोर करता है। बेटा आपको होता है कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा आपको एनर्जी मिलती है लिपिड से, लिपिड आपको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ग्रास होपर का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन टाइप क्यों है, इसलिए कहा जाता है उसको ओपन टाइप क्योंकि इसका अंदर ब्लड बॉडी कैविटी के अंदर सर्कुलेट करता है। RNA को जो है वो कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो भी DNA की जो इन्फॉर्मेशन होती है ना वो प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान क्या होता है, वो देखिए DNA की जो भी इन्फॉर्मेशन होती है ना वो मैसेंजर RNA आपके पास लेके आता है बाहर न्यूक्लियस से, और फिर वो जाता है राइबोसोम्स के पास और वहाँ पर जाकर राइबोसोमल RNA के जाके सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है, यानी उसके साथ अटैच होकर राइबोसोमल RNA बन जाता है। उसके ऊपर ट्रांसफ़र RNA आके स्टिक होता है और फिर वहाँ पर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो वो जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है वो क्या होती है, वो जो प्रोटीन बनता है वो इन्फॉर्मेशन होती है आपकी, जो आपने DNA से किस में कोड कर दी होती है, प्रोटीन में, जो आपने ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस पढ़ा है। HCl और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो है वो आपके स्टमक में प्रोड्यूस होते हैं। क्यों प्रोड्यूस होते हैं और ये अपनी वॉल को क्यों नहीं डाइजेस्ट करते। देखो आपके जो स्टमक होना तो ये चाहिए ना कि जो HCl या प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है ये जो रिलीज़ हो रहा है स्टमक से इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि आपकी वॉल्स को भी स्टमक की डाइजेस्ट कर जाए, लेकिन क्यों नहीं करता, क्योंकि आपके स्टमक की जो इनर लेयर है ना बेटा वो म्यूकस से कवर हुई हुई है, ठीक है, इसी वजह से ये जो है उसको डाइजेस्ट नहीं करता। बाज़ औक़ात अगर एसिडिटी वगैरह इंक्रीज़ हो जाए तो उस केस में अल्सर होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, जो इसी की कंडीशन होती है। एक पर्सन जो है उससे चिकन ब्रोस्ट खाया, अब बताएं नेम द एंजाइम डेट विल डाइजेस्ट अ मील इन GIT में कौन से एंजाइम है जो आपके पास इसको डाइजेस्ट करेंगे। दो एंजाइम करेंगे, एक तो प्रोटीएजेस होगा जिसका नाम पेप्सिन, रेप्सिन और ट्राइप्सिन आ जाएगा, खासकर पेप्सिन और लाइपेज एंजाइम, ठीक है। वाई हाइड्रा हैज़ बोथ टाइप ऑफ डाइजेशन, ये हमने ऊपर भी पढ़ा था कि हाइड्रा जो है ये पहले भी रिपीट हो चुका है। इसमें क्या होता है, फूड आपके पास गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में आधा जो है पार्शियली डाइजेस्ट होता है और पार्शियली आपके पास कहाँ पे डाइजेस्ट होता है, पार्शियली आपके पास डाइजेस्ट होता है आपके सेल्स, हाइड्रा के सेल्स के पास जाकर। इंसेक्ट्स जो है वो एसिडाइसिस क्यों करते हैं, एस्टाइसिस क्यों करते हैं या मोल्टिंग क्यों करते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था कि अपने एक्सोस्केलेटन को शेड कर देते हैं, उतार देते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो मोल्टिंग होती है ना बेसिकली करीब इसलिए जाती है कि अब एक कॉकरोच है उसके ऊपर शेल है तो उसका साइज़, अगर शेल तो जाहिर सी बात है नॉन लिविंग होता है वो तो इंक्रीज़ नहीं होगा,
तो ऑर्गेनिज्म का साइज़ उतना ही रह जाएगा। तो वो पहले अपने शेल को हटाते हैं, उसके बाद अपनी ग्रोथ करते हैं, फिर से अपने ऊपर शेल डेवलप कर लेते हैं। इंसेक्ट्स क्यों सक्सेसफुल हैं? इंसेक्ट इसलिए सक्सेसफुल हैं क्योंकि अपने अराउंड जो है वो प्रोटेक्टिव शेल बना लेते हैं, एक्सोस्केलेटन बना लेते हैं। इसके अलावा ये बहुत छोटे होते हैं, फ्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, स्पंजीज आर नॉट कंसीडर्ड एज ट्रू मेटाजोन्स। क्यों नहीं इसको ट्रू मेटाजोन कंसीडर किया जाता है? क्योंकि जाहिर सी बात है इसके पास टिश्यूज़ ही नहीं है। इसके तो सेल्स ऐसा ऑर्गेनाइज हुए हुए हैं ना कि इतनी बड़ी टिश्यू टाइप फॉर्मिंग देता है, लेकिन इसके टिश्यूज़ नहीं है, इसके पास टिश्यूज़ नहीं है, वो सेल ही इसके अरेंज हुए होते हैं, इसलिए इसकी कोई सिमेट्री भी नहीं होती, आप इसको इक्वली नहीं काट सकते। एलिमेंट्री कैनाल प्लेटफॉर्म्स की रिड्यूस क्यों होती है? मैंने आपको बताया था क्योंकि उसको वैसे ही होस्ट की बॉडी से सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिल जाते हैं। वाई मॉर्सिपल मैमल्स, इसमें मैंने आपको कैंगरू का बताया था, ये वही रिपीट होकर आ गए। वाई साइनोटिक पेशेंट अपीयर ब्लू। साइनोटिक पेशेंट, साइनोटिक के वर्ड जो साइन है ना, ये वर्ड ही ब्लू कलर को शो करता है। ऐसे पेशेंट जिनको साइनोटिक होता है वो क्यों हमें ब्लू नज़र आते हैं? इसलिए आते हैं बेटा क्योंकि उनका ना ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाता है। क्यों हो जाता है? वही बात जो हमने 3 चैम्बर से पढ़ी थी कि उनका सेप्टम जो है वो कम्प्लीटली नहीं बना हुआ होता, बल्कि उसके अंदर डिफेक्ट होता है, या तो इंटरएट्रियल सेप्टम में होता है या वेंट्रिकल के सेप्टम में होता है, जिसकी वजह से उनकी जो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन है ना वो ब्लू कलर की नज़र आती है। वाई बाइल इज़ नेसेसरी फॉर डाइजेशन व्हेन इट हैज़ नो एंजाइम। बाइल डाइजेशन के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? देखो, ये हमारे पास ना बेसिकली फ़िज़िकल डाइजेशन करवाते हैं, यानी कि जो आपके पास बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, फैट मॉलिक्यूल्स, उनको तोड़ देता है, ठीक है। इसके अलावा उसको वाटर के साथ मिक्स करता है और एक आपके पास पेस्ट बनाता है जिसको हम इमल्जन कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स कहते हैं। ये आपके पास तमाम रीजनिंग क्वेश्चंस है जो मैंने अरेंज कर दिए थे। अच्छा देखिए, अगर इनकेस आपको किसी रीजनिंग क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा, रीजनिंग तो बहुत सारे बन सकते हैं ना, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिएगा, मैं आपको उसका आंसर दे दूँगी, ठीक है। यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी मसला, कोई भी डिफ़िकल्टी है तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।